नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, मेरे ठोकर खाने से भी होती है लोगों को तकलीफें। मेरे ठोकर खाने से भी होती है लोगों को तकलीफें। वो सोचते हैं कहीं अनुभव में ये हमसे आगे ना निकल जाए। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और आज थोड़ा लेट हो गई, माफी चाहता हूँ प्यारे बच्चों। आज हम है ना दक्षिण भारत के इतिहास के केवल दो वीडियो और बनेंगे प्यारे बच्चों। एक पाल वंश और एक आज हम राष्ट्रकूट दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे। उसके बाद आपका एंशिएंट कंप्लीट हो जाएगा सकुशल से। चिंता मत करना, एग्जाम कभी भी हो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। महेश जी गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आज हम प्यारे बच्चों जय माँ सरस्वती का नाम लेकर ना क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जय माँ सरस्वती का नाम लेके ना प्यारे बच्चों आज हमें ना दो तीन वंश के बारे में पढ़ेंगे। एक चोल वंश है ना, एक तो पहली से तीसरी शताब्दी के बीच में चोल वंश था। एक आज और चोल वंश पढ़ाएंगे जो प्यारे बच्चों लेटर स्टेज में आया, जिसका संस्थापक है विजयालय था। आज हम पहले पढ़ेंगे प्यारे बच्चों राष्ट्रकूट वंश। कौन सा वंश पढ़ेंगे? राष्ट्रकूट वंश पढ़ेंगे। कम से कम ना बहुत बार एग्जामों में आ गया कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन होता था? दंती दुर्ग होता था। रट लेना प्यारे बच्चों, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन होता था? दंती दुर्ग इस वंश का क्या होता था? संस्थापक होता था। ठीक है, मनीष जी नमस्कार, संदीप जी गुड आफ्टरनून, ये पे नेहा जी नमस्कार। तो इसने कहते हैं प्यारे बच्चों 736 ईस्वी में ये राजा बना था, यानी 8वीं शताब्दी में 736 ईस्वी में क्या बना? ये राजा बना। इसने प्यारे बच्चों कहते हैं ये कि हिरण हिरण गर्व यज्ञ करवाया था। हिरण गर्व यज्ञ करवाया था, ये ज्यादा पूछा जाता है प्यारे बच्चों। इस राष्ट्रकूट वंश से ना दो क्वेश्चन आप रट लेना प्यारे बच्चों, दो क्वेश्चन पक्के बनेंगे, दो क्वेश्चन हर हाल में बनेंगे। ठीक है, एक बनेगा इसका संस्थापक कौन होता था? इसका संस्थापक दंती दुर्ग होता था। 736 ईस्वी के आसपास है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। और इसने कौन सा यज्ञ करवाया था? हिरण गर्व पक्ष यज्ञ करवाया था, यही पूछा गया था। हिरण यज्ञ जो है ना, मतलब इसने हिरण गर्व यज्ञ करवाने का काम किया। इस वंश के मतलब कुछ राजा, सभी राजा नहीं पढ़ने। इस वंश में ना प्रमुख राजा कौन होता था? एक किरसन प्रथम होता था, एक किरसन सेकंड होता था, एक इस वंश में प्रमुख राजा किरसन थर्ड होता था, एक कहते हैं प्यारे बच्चों इंद्र होता था, एक इस वंश का राजा ध्रुव होता था, एक अमोघ वर्ष होता था। ये इस वंश के क्या होते थे? प्रमुख राजा होते थे। वो पूछेगा किरसन प्रथम सेकंड का संबंध किस वंश से होता था? सुरजीत जी गुड आफ्टरनून, भारती शर्मा नमस्ते गुड़िया। ठीक है, तो इस दंती दुर्ग ने 736 ईस्वी पूर्व ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। इसने हिरण गर्व यज्ञ करवाया। इस वंश में और राजा किरसन प्रथम, किरसन सेकंड, किरसन तृतीय, इंद्र ध्रुव और अमोघ वर्ष इस वंश के क्या होते थे? प्रमुख राजा होते थे। और सबसे ज्यादा है ना क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों किरसन प्रथम से आता है। तो ये है ना, आप इन चीजों को नोट करते जाना और कोई भी काम करो जय माँ सरस्वती का नाम लेके शुरू किया करो, अच्छा होगा आपका काम डेफिनेटली। अब कहते हैं हम पढ़ेंगे किरसन प्रथम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? किरसन प्रथम के बारे में। इसने ना प्यारे बच्चों एक मंदिर का निर्माण करवाया था, उसी से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का रट लेना। एलोरा के एलोरा के एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किरसन प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किरसन प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। एलोरा और जो प्यारे बच्चों ये एलिफेंटा की गुफा पढ़ोगे ना, तो इनसे भी जो ये वैसे तो चोल साम्राज्य के टाइम की ये गुफाएं हैं, इनमें ना हिंदू धर्म की, जैन धर्म की, बौद्ध धर्म की, तीनों की जानकारी मिलती है एलोरा और एलिफेंटा की गुफा में। कहते हैं इसने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कहां पर करवाया था? औरंगाबाद में करवाया। औरंगाबाद कहां पर रहेगा गुरुजी? महाराष्ट्र में रहेगा। कहां पर रहेगा? महाराष्ट्र में रहेगा। यहां से क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों, यहां पर ना बीबी का मकबरा भी है।
बीबी का मकबरा, वो भी कहाँ पर रहेगा, औरंगाबाद महाराष्ट्र में रहेगा। कहाँ पर रहेगा बीबी का मकबरा, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कौन सा मकबरा रहेगा, बीबी का मकबरा रहेगा कहाँ पर, औरंगाबाद महाराष्ट्र में भी कौन सा मकबरा रहेगा, बीबी का मकबरा रहेगा। ये आगामी एग्जाम में आ सकता है। और कहते हैं प्यारे बच्चों इसका निर्माण किसने करवाया था, औरंगजेब ने करवाया था। और प्यारे बच्चों इस बीबी के मकबरे को ना काला ताज कहते हैं, इसको दक्षिण का क्या कहते हैं, ताजमहल कहते हैं। और इसको अधूरा ताज कहते हैं। क्या कहते हैं, अधूरा ताज। तो औरंगजेब ने ना मतलब औरंगाबाद महाराष्ट्र में किसके मकबरे का निर्माण करवाया था, बीबी के मकबरे का निर्माण करवाया था, ये याद कर लेना। लेकिन एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया, कृष्ण प्रथम ने करवाया। किस वंश का राजा होता था, तो कृष्ण प्रथम प्यारे बच्चों जिस वंश का राजा होता था वो कौन सा वंश था, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, दंती दुर्ग होता था। और इसने हिरणगर्भ यज्ञ करवाया था, कृष्ण प्रथम, कृष्ण सेकंड, कृष्ण थर्ड, इंदर, अमोघ वर्ष ध्रुव इस वंश के क्या होते थे, प्रमुख राजा होते थे। कहते हैं इसके टाइम में पाल वंश प्रतिहार, इसके टाइम में ना कृष्ण प्रथम के टाइम में पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ। यह क्वेश्चन पक्का आएगा, किस राजा के टाइम में क्या हुआ प्यारे बच्चों, त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन थे, पाल वंश था, ठीक है, प्रतिहार वंश था, राष्ट्रकूट वंश था। त्रिपक्षीय संघर्ष में 3 गुट होते थे, पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश होता था। और इस त्रिपक्षीय संघर्ष है ना, ये पेपर में आएगा, किसको लेकर होता था, कन्नौज को लेकर होता था। ये कन्नौज को लेकर कौन सा संघर्ष होता था, त्रिपक्षीय संघर्ष। मैंने बताया था प्यारे बच्चों महाराजा हर्षवर्धन की ना 2 राजधानी होती थी, एक महाराजा हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर होती थी और दूसरी महाराजा हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी होती थी, कन्नौज होती थी। तो इस कन्नौज को लेकर ना त्रिपक्षीय क्या हो गया, संघर्ष शुरू हो गया, पाल वंश के बीच में, प्रतिहार वंश के बीच में, राष्ट्रकूट वंश के बीच में। तो किसके टाइम में हुआ था, कृष्ण प्रथम के समय में हुआ। हालांकि कृष्ण प्रथम ने इसमें भाग नहीं लिया, भाग लेगा वो ध्रुव लेगा, इतना याद कर लेना। ये ध्रुव ने इसमें क्या लिया था, भाग लिया। ये पेपर में आएगा प्यारे बच्चों, ध्रुव ने ना इस त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या लिया था, भाग लिया था। तो वो पूछा जाएगा कि ये त्रिपक्षीय जो संघर्ष था ना, त्रिपक्षीय संघर्ष, इसमें भाग लेने वाला राष्ट्रकूट वंश का शासक कौन होता था, तो ध्रुव है ना, इसने इस त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले भाग लिया। ठीक है, किसको लेकर होता था त्रिपक्षीय संघर्ष, तो प्यारे बच्चों ये कन्नौज को लेकर होता था। किसको लेकर होता था, कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष होता था। और इसमें सबसे पहले किसने भाग लिया था, ध्रुव ने लिया। लेकिन हुआ किसके टाइम में था, कृष्ण प्रथम के टाइम में हुआ था, जिसने एलोरा के कैलाश मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। और कहते हैं प्यारे बच्चों इनकी राजधानी कौन सी होती थी, मान्यखेत होती थी। या राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कौन सी होती थी, तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कौन सी होती थी, तो मान्यखेत है ना, मान्यखेत इस वंश की क्या होती थी, प्रमुख राजधानी होती थी। तो राष्ट्रकूट वंश की प्रमुख राजधानी कौन सी होती थी, गोविंदा जी गुड आफ्टरनून है। तो राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी होती थी वो कौन सी होती थी, मान्यखेत। प्रमुख राजा में आपको कौन सा पढ़ना है, कृष्ण है ना, वो भी उसके टाइम में मतलब प्रमुख तो था, कृष्ण प्रथम सेकंड थर्ड तीनों थे। कृष्ण प्रथम के टाइम में त्रिपक्षीय संघर्ष क्या हुआ था, शुरू हुआ था। ठीक है, सागर सर वो बताया था ना उनकी मेम का ऑपरेशन हुआ है, वो वहां बिजी थे। ठीक है, वो कर हो जाएगी क्लास सागर भाई मंडे से डेफिनेटली। ठीक है, तो एक पेपर में पूछा गया था प्यारे बच्चों, एक इंदर थर्ड एक राजा होता था, इसी वंश का राजा होता था एक इंदर थर्ड। उसके टाइम में ना कहते हैं प्यारे बच्चों एक अरब लेखक भारत आया था, अरब लेखक या अरब इतिहासकार, अरब लेखक या अरब इतिहासकार किसके टाइम में भारत आया था, इंद्र तृतीय के टाइम में आया था। अल मसूदी नाम होता था, क्या नाम होता था, अल मसूदी आया था। ये पेपर में आएगा प्यारे बच्चों, अल मसूदी किसके टाइम में भारत आया था, तो इंद्र तृतीय के टाइम में अल मसूदी क्या आया था, भारत आया था। और अल मसूदी है ना कहाँ का जो होता था,
अरब कंट्री से आया था। ये कहाँ का इतिहासकार होता था? अरब का इतिहासकार था। और इंद्र तृतीय के टाइम में कौन भारत आया था? अल मसूदी भारत आया था। तो अल मसूदी भारत किसके टाइम में आया था? तो इंद्र तृतीय के टाइम में अल मसूदी भारत आया। और अल मसूदी ने ना क्या बताया था कि इंद्र तृतीय है ना, इस वंश का क्या था? सबसे शक्तिशाली राजा था। हाँ, लेकिन अगर पूछे ना अल मसूदी के अनुसार इस वंश का सबसे शक्तिशाली, नीतू जी गुड आफ्टरनून, गुड़िया, सागर जी वेलकम। तो अल मसूदी है ना, उसने बताया था कि इंद्र तृतीय इस वंश का क्या था? सबसे शक्तिशाली। हाँ, सबसे शक्तिशाली नहीं कहेंगे, लेकिन इस वंश का क्या था? शक्तिशाली राजा होता था। ये पेपर में पूछा गया था। और कहते हैं प्यारे बच्चों, इस वंश का अंतिम राजा कृष्ण तृतीय होता था। ठीक है, इस वंश का अंतिम राजा कौन होता था? इस वंश का अंतिम राजा कृष्ण तृतीय होता था। इस वंश का अंतिम राजा कौन होता था? तो इस वंश का अंतिम राजा प्यारे बच्चों कृष्ण तृतीय है ना, वो इस वंश का क्या होता था? अंतिम राजा होता था। और कहते हैं इनको ना प्यारे बच्चों हराने का काम किया था कल्याणी के चालुक्यों ने, इनको हराने का काम किया था। ये आगामी एग्जाम में आ सकता है। कल्याणी के चालुक्य का नाम होता था तेलप। कल्याणी के चालुक्यों ने, इसको हराने का काम किसने किया? कल्याणी के चालुक्यों ने इनको हराया। कल मैंने बातापी के चालुक्य पढ़ाए थे। ठीक है, बातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो वो किसने की थी प्यारे बच्चों? जय सिंह ने या पुलकेशियन प्रथम ने की थी। वो बातापी या बातामी के चालुक्य होते थे। उस वंश का एक शक्तिशाली राजा क्या होता था प्यारे बच्चों? पुलकेशियन द्वितीय होता था, जिसने महाराजा हर्षवर्धन को हराने का काम किया। और उस पुलकेशियन द्वितीय को ना नरसिंह वर्मन ने हराया था प्यारे बच्चों, जो किस वंश का राजा होता था? तो ये पेपर में आपसे पूछा जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से भी आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आपसे पूछा जाएगा। कल मैंने वो सारी की सारी स्टोरी बताई थी। उसने बातापी कोंडा की उपाधि क्या की थी? धारण की थी। तो ये याद कर लेना, आगामी एग्जाम में वो चालुक्य वंश का राजा होता था। ठीक है, जिसने ना क्या किया था, मतलब एक चालुक्य वंश के राजा है ना, वो ये जो पुलकेशियन द्वितीय था ना, वो किस वंश का राजा होता था? चालुक्य नरेश होता था, या चालुक्य वंश का क्या होता था? राजा होता था। ये याद कर लेना। इसे दोबारा बताता हूँ, कृष्ण तृतीय इस वंश का अंतिम राजा था। इसको हराने का काम किसने किया था? तेलप सेकंड ने। तेलप है ना, इसने हराया था। और वो कल्याणी के चालुक्य वंश की क्या करेगा? स्थापना। कल हमने ना बातापी के चालुक्य पढ़े थे, आज हम कल्याणी के क्या पढ़ेंगे? चालुक्य पढ़ेंगे। दोबारा बताता हूँ अगर समझ नहीं आया। ठीक है, मैं साइड में हो जाता हूँ, दोबारा आपको बताता हूँ। इस साइड होकर मैं सारी ये स्टोरी आपको क्लियर करता हूँ। तो प्यारे बच्चों से, जो राष्ट्रकूट वंश है ना, उसका संस्थापक कौन होता था? दंती दुर्ग उसका संस्थापक होता था। उसने हिरण गर्भ यज्ञ करवाया था। और सबसे इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, जो 8वीं शताब्दी में ये वंश था, राष्ट्रकूट वंश। और ये क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाएगा। इस वंश के प्रमुख राजा कृष्ण प्रथम, कृष्ण सेकंड, कृष्ण तृतीय, ध्रुव, अमोघ वर्ष, इंद्र इस वंश के प्रमुख राजा होते थे। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, जो औरंगाबाद में रहेगा। कृष्ण प्रथम के टाइम में पाल वंश और आपके बीच में गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट के बीच में संघर्ष हुआ। भाग किसने लिया इसमें? ध्रुव ने इस संघर्ष में क्या लिया था? भाग लिया था। और बाद में इस वंश का अंतिम राजा हम पढ़ते हैं कृष्ण थर्ड। इस वंश का क्या होता था? अंतिम राजा होता था, जिसको तेलप ने हराया था। और इनकी राजधानी कौन सी होती थी? मान्यखेत इनकी राजधानी होती थी। ये आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अब कहते हैं प्यारे बच्चों, कन्नड़ का एक कवि होता था शांति पुराण। उसने कन्नड़ कवि ने ना शांति पुराण की रचना की थी। इनके शासन काल में ना, जो कृष्ण तृतीय है ना, इस वंश का अंतिम राजा होता था ना, इनके टाइम में कहते हैं एक कन्नड़ कवि ने ना किसकी रचना की थी? शांति पुराण की रचना की थी। तो शांति पुराण की रचना है ना, किसके टाइम में हुई थी? तो शांति पुराण की रचना प्यारे बच्चों किसके टाइम में हुई थी? तो राष्ट्रकूट वंश के टाइम में शांति पुराण की रचना हुई। मनीषा जी गुड आफ्टरनून, गुड़िया। तो शांति पुराण की रचना किसके टाइम में हुई? इन्हीं के टाइम में शांति पुराण की रचना हुई। पेपर में पूछा जाएगा। एलोरा एलिफेंटा की गुफा का निर्माण भी इन्हीं के टाइम में हुआ। राष्ट्रकूट वंश के टाइम में एलोरा और एलिफेंटा 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 की गुफाओं का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। गुफाओं का क्या हुआ था? एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण ना इन्हीं के टाइम में हुआ था। किन गुफाओं का? एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं का इनके टाइम में क्या हुआ था?
निर्माण हुआ था? ये आगामी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। किन गुफाओं का, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं का इनके टाइम में क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। ये पक्का आपसे 101% है, पूछा जाएगा। एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर रहेगी गुरुजी? ये महाराष्ट्र में रहेगी। एक बार आया, किन धर्मों से संबंधित थी प्यारे बच्चों? ये हिंदू धर्म से संबंधित होती थी, ये बौद्ध धर्म से संबंधित होती थी, और ये ना जैन धर्म से संबंधित होती थी, जैन धर्म से। एक बार आया था। ये टोटल कितनी गुफाएं थी प्यारे बच्चों? 34 गुफाओं का वर्णन मिलता है, 1 से 12, ठीक है, 1 से 12, 1 से 12, और फिर 13 से 29, फिर 30 से 34, ठीक है। 1 से 12 कहते हैं प्यारे बच्चों बौद्ध धर्म से संबंधित होती थी। 1 से 12 गुफाएं किस धर्म से संबंधित होती थी प्यारे बच्चों? बौद्ध धर्म से संबंधित होती थी। किस धर्म से संबंधित होती थी? बौद्ध धर्म से। और 13 से 29 जो गुफाएं है ना, ये हिंदू धर्म से संबंधित होती थी। किस धर्म से संबंधित होती थी? और 30 से 34 तक है ना, ये जैन धर्म से क्या होती थी? संबंधित होती थी। किस धर्म से संबंधित होती थी? जैन धर्म से। तो ये आपसे पूछा जाएगा इसमें टोटल कितनी गुफाएं थी? 34 गुफा थी। 1 से 12 बौद्ध धर्म से संबंधित थी, 13 से 29 हिंदू धर्म से संबंधित थी, 30 से 34 जैन धर्म से क्या होती थी? संबंधित होती थी। टोटल कितनी गुफाएं होती थी? 34। तो अब आप कहोगे सर इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हो? प्यारे बच्चों एग्जाम में ना क्वेश्चन का कोई पता नहीं है कहां से आ जाए। एक बार पूछा गया था कि इन सब गुफाओं में सबसे ज्यादा किस धर्म की गुफा होती थी? तो सबसे ज्यादा है ना इन गुफाओं में हिंदू धर्म से संबंधित सबसे ज्यादा गुफाएं होती थी। इन गुफाओं में ना सबसे ज्यादा गुफा किस धर्म से संबंधित होती थी प्यारे बच्चों? हिंदू धर्म से संबंधित सबसे ज्यादा गुफा होती थी। 1 से 12 बौद्ध धर्म, 13 से 29 हिंदू धर्म, और 30 से 34 जैन धर्म। टोटल 34 मतलब गुफाएं होती थी। और एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण अगर आपसे पूछे ना प्यारे बच्चों कि किसके टाइम में हुआ था, तो राष्ट्रकूट वंश के टाइम में हुआ था। कहां पर रहेगी गुरुजी? महाराष्ट्र में रहेगी। और है तीनों धर्म से संबंधित, लेकिन ज्यादातर किस से संबंधित रहेगी? हिंदू धर्म से क्या रहेगी? संबंधित रहेगी। ये क्वेश्चन है ना आगामी एग्जाम में प्यारे बच्चों आपसे एज इट इज मैं आपको दिखा दूंगा। एज इट इज क्वेश्चन आए हैं, और एज इट इज क्या आएंगे क्वेश्चन आगे भी आएंगे, तो आपके गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे आता है प्यारे बच्चों, बाद में ना कहते हैं इनके बाद में कल्याणी के चालुक्य आए थे। इसके बाद में कौन से चालुक्य आए थे? कल्याणी के चालुक्य आए थे। कल्याणी के चालुक्य छोटा सा वंश है, टेंशन मत लेना। कल्याणी के चालुक्य आए थे, ठीक है। कौन आए थे? कल्याणी के। बातापी के चालुक्य आए ना, या बादामी के चालुक्य, या बेगी के चालुक्य। तो बादामी के चालुक्यों की स्थापना किसने की थी? वो जय सिंह आई या पुलकेशियन प्रथम ने की थी। ये किसके चालुक्य थे? कल्याणी के चालुक्य। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ना अपनी राजधानी मान्य खेत होती थी ना राष्ट्रकूट के टाइम में, वहां से बदल कर इन्होंने किसको बना लिया? कल्याणी को। ये क्या कहलाए थे? कल्याणी के चालुक्य कहलाए थे। और इस वंश का संस्थापक कौन होता था? तेलप सेकंड होता था। और जिसने किस वंश के शासक को हराया था? राष्ट्रकूट वंश के शासक अंतिम शासक कृष्ण तृतीय को हराने का क्या किया था? काम किया। तो इस वंश का संस्थापक कौन होता था? तेलप सेकंड इस वंश का क्या होता था? संस्थापक होता था। ये संस्थापक से क्वेश्चन आएगा। इस वंश का संस्थापक कौन होता था प्यारे बच्चों? तेलप सेकंड इस वंश का क्या होता था? संस्थापक होता था। कहते हैं एक राजा होता था सोमेश्वर, 1043 से 1068 तक, 1043 से लेकर 1068 तक शासनकाल से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। एक राजा होता था सोमेश्वर, और कहते हैं सोमेश्वर राजा है ना, वो राजधानी है ना मान्य खेत से कहाँ ले गया था? मान्य खेत से ना ये कल्याणी ले गया था। कौन ले गया था? तो इस वंश का एक राजा होता था। संस्थापक तो तेलप सेकंड होता था, लेकिन एक राजा होता था जिसका नाम सोमेश्वर होता था। 1043 से 1068 तक क्या करेगा शासन? वो सोमेश्वर से ना राजधानी को कहाँ ले गया था? तो सोमेश्वर से, जो सोमेश्वर राजा था वो राजधानी मान्य खेत से कल्याणी ले गया। बाद में ये कल्याणी के चालुक्य कहलाए थे। कहते हैं प्यारे बच्चों उस पर ना ये चोल राजा से हार गया था। कहते हैं इसको ना, मैंने बताया था संघर्ष शुरू हो गया था ना, तो चोल राजा ने ना कहते हैं इसको हराने का काम किया, और हराने का क्या करता है? काम किया। और बाद में ये इतना शर्मिंदा हुआ
कि बाद में ना हराने का क्या किया था, काम किया, और इसने ना समुद्र में कूद कर क्या दे दी थी, अपनी जान दे दी। तो वो पूछेगा प्यारे बच्चों, ये जो कल्याणी के चालुक्य वंश का कौन सा शासक होता था जिसने समुद्र में कूद कर जान दे दी थी? तो प्यारे बच्चों वो इसी ने समुद्र में कूद कर क्या दे दी थी, जान दे दी थी, क्योंकि इसको चोल वंश के शासकों ने हरा दिया। मैंने बताया था ये मतलब त्रिपक्षीय संघर्ष चलता था चोल वंश में, आपका राष्ट्रकूट वंश में और गुर्जर प्रतिहार वंश में। उसी संघर्ष में ना ये एक हार गया, हालांकि इनका संघर्ष तो नहीं था, लेकिन एक चोल राजा ने इसको हरा दिया। बाद में इसने क्या कर लिया, समुद्र में कूद कर क्या दे दी थी, जान दे दी थी। और कहते हैं प्यारे बच्चों विक्रमादित्य सिक्स है ना, वो इस वंश का एक राजा हुआ विक्रमादित्य सिक्स। इस वंश का राजा कौन हुआ, एक विक्रमादित्य सिक्स, विक्रमाद्वितीय सिक्स है ना, इस वंश का एक राजा हुआ। उसके दरबार में ना एक रचना की गई थी, पेपर में वही आएगी प्यारे बच्चों, मिताक्षरा। मिताक्षरा की रचना की गई थी, मिताक्षरा। मिताक्षरा की क्या की गई थी रचना, वो किसने की थी, विज्ञानेश्वर ने की थी। विज्ञानेश्वर ने किसकी रचना की थी, विज्ञानेश्वर ने ना, विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा की रचना की थी। ठीक है, नेम क्या था किंग का? ये प्यारे बच्चों, प्यारे आगे मैं आपको ना जो ये त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ाऊंगा ना, उसमें एक एक राजा, उस पाल वंश का सारा संपूर्ण वर्णन नीतू जी मैं आपको वहां पर बताऊंगा। ठीक है, पाल वंश कौन सा था, ये सारा का सारा त्रिपक्षीय संघर्ष में सारी की सारी चीजें आएंगी, इतना याद कर लेना। विक्रमादित्य सिक्स है ना, इस वंश का एक राजा था जिसके टाइम में मिताक्षरा एक किताब की रचना की गई, जिसने किसने लिखी थी, विज्ञानेश्वर ने उस किताब को लिखने का काम किया। ये हिंदू विधि का ग्रंथ कहलाया था। किस विधि का ग्रंथ कहलाया था, हिंदू विधि का ग्रंथ कहलाया था। हिंदू विधि का क्या कहलाया था, ये ग्रंथ कहलाया था। तो विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा। इस वंश से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। इस वंश का संस्थापक कौन होता था, तेलप। सेकंड इस वंश का संस्थापक होता था, किसको हराया, राष्ट्रकूट वंश को हराया। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन होता था, संस्थापक दंतीदुर्ग होता था। अंतिम किर्सन थर्ड होता था। और इस वंश का एक राजा था सोमेश्वर, 1043 से 1068 तक। वो राजधानी है ना, कहते हैं मान्यखेत से कहाँ ले गया था, मान्यखेत से ना राजधानी ले गया था कल्याणी। तो ये कल्याणी के चालुक्य कहलाए थे तेलप सेकंड। इस वंश का एक राजा होता था विक्रमादित्य, एक सोमेश्वर, उसको ना एक चोल पाल वंश के शासकों ने हराया था और उसने क्या कर लिया था, सुसाइड कर लिया था। और एक अंतिम राजा एक विक्रमादित्य सिक्स था, जिसके टाइम में मिताक्षरा की क्या हुई थी, ये आगामी एग्जाम में आ सकता है प्यारे बच्चों, मिताक्षरा की क्या हुई थी, रचना। ठीक है, इसे किसने हराया था, चोल राजा ने हराया था। और विक्रमादित्य सिक्स के टाइम में मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। ये हिंदू विधि का ग्रंथ था। बस इतना ही आएगा प्यारे बच्चों, किस वंश से, कल्याणी के चालुक्यों से, इतना ही आएगा। अब हम चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे। किस वंश के बारे में पढ़ेंगे, चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे। अब आप कहोगे सर चोल वंश के बारे में तो आपने पढ़ा दिया। प्यारे बच्चों वो चोल वंश था ना, वो पहली से लेकर तीसरी शताब्दी के बीच में मैंने पढ़ाया था, जिसका संस्थापक करिकाल हमने पढ़ा था। ये चोल वंश बाद में लेटर स्टेज का है। इसका संस्थापक विज्यालय होता था। सॉरी बच्चों, ये पेपर में आएगा, चोल वंश का संस्थापक कौन होता था। और एसएससी में यही क्वेश्चन आया था, चोल वंश का संस्थापक कौन था। एसएससी ने क्या माना था, विज्यालय को माना था। तो ये इंपॉर्टेंट है, चोल वंश का संस्थापक कौन होता था, विज्यालय इस वंश का क्या होता था, संस्थापक होता था। और यहां से भी आगामी एग्जाम में आएगा, पेपर में आएगा प्यारे बच्चों, जो स्थानीय स्वशासन का, स्थानीय स्वशासन का जनक कौन सा वंश माना जाता है। तो जो चोल वंश है ना, उसे स्थानीय स्वशासन का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। और प्यारे बच्चों स्थानीय स्वशासन का जनक वैसे है ना, कोई व्यक्ति पूछे तो किसको कहा जाता है। अब रिपन लगा देना, लोड मत लगाना चाहिए रिपन को। ये एचएसएससी और एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। अगर स्थानीय स्वशासन का संस्थापक किसी वंश को माना जाए तो चोल वंश को कहा जाता है। और किसी व्यक्ति को स्थानीय स्वशासन का जनक पूछे तो किसको कहा जाता है, रिपन को कहा जाता है। क्यों कहते हैं गुरुजी, क्योंकि रिपन ने ना 1882 में किसकी स्थापना की थी, ग्राम बोर्ड की क्या की थी, स्थापना की थी। और प्यारे बच्चों एक जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इन्हें ना उदारवादी, अभी पीछे जन्मदिन भी था, नर्सिंग डे के रूप में उदारवादी
रिपन की क्या दी थी इनको संज्ञा दी थी। क्रीमिया युद्ध के दौरान कहते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लोगों की सहायता की, उसे लेडी विद लैंप के नाम से भी जाना गया था। तो ये आपसे क्वेश्चन आएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इनको क्या कहने का काम किया था, उदारवादी रिपन कहने का क्या किया था, काम किया था। ये आगामी एग्जाम में आ सकता है। तो चोल वंश को स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है और इनकी राजधानी कौन सी होती थी, तंजौर होती थी। कौन सी होती थी, तंजौर होती थी इनकी राजधानी, है ना। मैंने बताया था राष्ट्रकूट की राजधानी मान्यखेत होती थी और जो कल्याणी के चालुक्य आए थे उन्होंने कल्याणी बना लिया। और इनकी राजधानी कौन सी होती थी, चोल वंश की, जिसका संस्थापक विजयालय होता था, इनकी राजधानी तंजौर होती थी। ये आगामी एग्जाम में आएगा। कहते हैं पल्लवों के पतन के बाद तमिलनाडु पर चोलों का अधिकार हो गया। पहले है ना पल्लवों का अधिकार होता था तमिलनाडु पर। कहां पर अधिकार होता था, तमिलनाडु पर अधिकार होता था। मैंने कहा था पल्लव, ये मतलब पहले वो चोल वंश थे ना, उनका प्रतीक चिन्ह मैंने बताया था, चोलों का प्रतीक चिन्ह क्या होता था, बाघ होता था। वो पहली से तीसरी शताब्दी वाले थे। तो पल्लव वंश का पतन हो गया, उसके बाद तमिलनाडु पर किसने आक्रमण, जो चोल वंश का अधिकार किस पर हो गया था, तमिलनाडु पर हो गया। सर चोल वंश में दोनों के टाइम पीरियड बता दो। जो पहली शताब्दी से लेकर तीसरी शताब्दी तक है ना प्यारे बच्चों, वो चोल वंश था आपका पे और ये है ना आपका, आप मानोगे ये मध्यकालीन भारत में और एंशिएंट इंडिया दोनों में रहेगा। ठीक है, लगभग आप छठी शताब्दी के बाद भी क्या वंश था, चोल वंश था। ठीक है, इनको ना स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। और एक बार आया था राज प्रथम, है ना, इस वंश का क्या था, प्रसिद्ध राजा था राज प्रथम। राज प्रथम इस वंश का क्या था, प्रतापी राजा था या प्रसिद्ध राजा था। इस वंश का प्रतापी राजा कौन होता था, राज प्रथम इस वंश का क्या होता था, प्रतापी राजा होता था। कहते हैं ये पेपर में आया था और कहते हैं इसने ना राजेश्वर मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। इसने राजेश्वर मंदिर, राजेश्वर मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। तो राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, राज प्रथम ने। किस वंश का शासक होता था, चोल वंश का शासक होता था। कहते हैं इसने ना श्रीलंका को भी जीता था। किसको जीता था, श्रीलंका को। शक्तिशाली था तभी तो श्रीलंका को गंगगोटपुरम की भी क्या की थी, उसने उपाधि धारण की थी। ये पेपर में आएगा। कहते हैं इसने ना पाल वंश के शासक महीपाल को हराया था। इसने ना पाल वंश के शासक किसको हराया था, महीपाल को हराया था। इसने पाल वंश के किस शासक को हराया था, महीपाल को हराया। इसने श्रीलंका को भी क्या जीता था, यानी ये इस वंश का प्रतापी राजा होता था, चोल वंश का राज प्रथम। इसने पाल शासक है जिसका पश्चिम बंगाल के एरिया पर कब्जा था, उसको हराने का काम किया था। और कहते हैं इसने श्रीलंका को भी हराने का क्या किया था, काम किया था। ये आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। राज प्रथम ने, कहते हैं श्रीलंका के शासक है ना, जो ये महीपाल है ना, इसको अगला राजा हराएगा। राज प्रथम ने ना, लिख लो, ये यहाँ पर नहीं आएगा, इसको ना राजेंद्र प्रथम हराएगा। यहाँ पर मत लिखना प्यारे बच्चों, थोड़ा गलती से बोल गया। राज प्रथम है ना, ये श्रीलंका के शासक को हराएगा। किसको हराएगा, श्रीलंका के शासक को हराएगा। ये एग्जाम में ये पूछा गया था। श्रीलंका के शासक महीन फिफ्थ को हराया था। इसने श्रीलंका के शासक महीन फिफ्थ को हराने का काम किया। और महीपाल को हराएगा वो राजेंद्र प्रथम, वो इस वंश का क्या होगा, अगला राजा होगा। इतना याद कर लेना। राज प्रथम प्रतापी राजा था, राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। श्रीलंका को भी इसने क्या किया था, जीतने का काम किया था। श्रीलंका पर क्या किया था, इसने अधिकार कर लिया था। अब आएगा प्यारे बच्चों कि जो राजेंद्र प्रथम है ना, ठीक है, इस वंश का अगला राजा कौन होगा, राजेंद्र प्रथम। श्रीलंका पर अधिकार किसने किया, राज प्रथम ने। राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, महीन फिफ्थ को हराया था। अब कौन राजा बनेगा, राजेंद्र प्रथम राजा बनेगा। कौन राजा बनेगा, राजेंद्र प्रथम। ये भी इस वंश का क्या होता था, प्रतापी राजा होता था। इस वंश का क्या होता था प्यारे बच्चों, ये प्रतापी राजा होता था। इस वंश का क्या होता था, प्रतापी राजा होता था। कौन होता था, राजेंद्र प्रथम भी है ना, इस वंश का क्या होता था, प्रतापी राजा होता था। इसी के टाइम में कहते हैं चोलों ने बहुत ज्यादा विकास किया। इसके टाइम में ना चोलों ने ना क्या किया, बहुत ज्यादा विकास किया। इसके टाइम में चोलों ने क्या किया था, बहुत ज्यादा विकास किया था। किसके टाइम में किया था, राजेंद्र प्रथम के टाइम में किया था। पेपर में ये पूछा गया था। इसने पाल
जो शासक था ना महिपाल को हराया। जो पाल शासक था ना, जो पश्चिम बंगाल वाले एरिया पर शासन किया करता था, ठीक है, पश्चिम बंगाल के एरिया पर शासन किया करता था महिपाल। इसने पाल शासक महिपाल को हराने का क्या किया था, काम किया था। इसने पाल शासक महिपाल को हराने का क्या किया था, काम किया था। सर समझ नहीं आया? नीतू जी मैं दोबारा बताता हूँ, ठीक है। ये है ना जो दक्षिण भारत के वंश है ना, ये थोड़े अटपटे है। दोबारा मैं सारा का सारा रिवाइज करवा दूंगा। चोल वंश है ना, ये एक तो पहली से तीसरी शताब्दी के बीच में करिकाल वाला वो अलग है, उनका प्रतीक चिन्ह बाघ होता था वो अलग है। ये चोल वंश का संस्थापक है ना विजयालय को कहा जाता है। और प्यारे बच्चों इस वंश का इनकी राजधानी कौन सी होती थी, तंजौर। इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। प्रथम राजा कौन, शक्तिशाली राज प्रथम था, और इसने राज राजेश्वर का मंदिर बनाया। श्रीलंका के शासक महीन फिफ्थ को उसने हराने का काम किया। अगला शासक राजेंद्र प्रथम था, उसने ना पाल शासक महिपाल को हराया। क्या समझ नहीं आया? समझ आ जाएगा, ठीक है। श्रीलंका को किसने हराया, तो श्रीलंका को तो प्यारे बच्चों राज प्रथम ने हराने का काम किया, महीन फिफ्थ को हराया था। इतना याद कर लेना प्यारे बच्चों। अब कहते हैं प्यारे बच्चों इसने ना गंगगोट चोलपुरम की उपाधि धारण की थी। गंगगोट चोलपुरम, गंगगोट गंगगोट चोलपुरम की उपाधि धारण की थी। गंगगोट चोलपुरम की उपाधि इसने क्या की थी, धारण की थी। ये पेपर में आएगा कि राजेंद्र प्रथम ने गंगगोड चोल, क्योंकि चोल था चोलपुरम, गंगगोड चोलपुरम की उपाधि धारण की। इसने कहते हैं गंगगोड चोलपुरम क्या बसाया था, शहर भी बसाया था। इसने गंगगोट पुरम क्या बसाया था, उपाधि भी धारण की थी। और इसने गंगगोट चोलपुरम क्या बसाया था प्यारे बच्चों, शहर भी बसाने का क्या किया था, काम किया था। ये पेपर में आया था। और इसने कहते हैं चोल गंगम तालाब का भी निर्माण कराया। राजेंद्र प्रथम में चोल गंगम तालाब का भी क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। चोल गंगम तालाब का भी इसने क्या करवाया था, निर्माण करवाने का काम किया। और कहते हैं इस वंश का अंतिम राजा राजेंद्र थर्ड था। चोल वंश का अंतिम राजा कौन होता था, तो राजेंद्र थर्ड है ना, इस वंश का क्या होता था, अंतिम राजा होता था। इस वंश का अंतिम राजा कौन होता था, तो राजेंद्र थर्ड है ना, इस वंश का क्या होता था, अंतिम राजा होता था। चोल वंश का लास्ट में ना 5 मिनट में सारे याद करवा दूंगा। चोल वंश का अंतिम राजा कौन होता था, राजेंद्र थर्ड इस वंश का क्या हुआ करता था, अंतिम राजा हुआ करता था। कहते हैं इनकी बंदरगाह कौन सी होती थी, कावेरी पट्टम होती थी। इनकी बंदरगाह कौन सी होती थी, तो इनकी बंदरगाह ना कावेरी पट्टम होती थी। इनकी बंदरगाह कौन सी होती थी, तो इनकी बंदरगाह कौन सी होती थी, कावेरी पट्टम क्या होती थी इनकी बंदरगाह। सर मैंने पहली बार लाइव क्लास लिया, वेलकम अनुराधा गुड़िया। इसकी राजधानी कौन सी होती थी, कावेरी पट्टम इनकी प्रमुख क्या होती थी, बंदरगाह होती थी। और जो नटराज मूर्ति है ना भगवान शिव की, कांसे की मूर्ति, ये पेपर में आएगा। नटराज मूर्ति किसकी होती, भगवान शिव की। भगवान शिव या भगवान शिव पार्वती जी की जो नटराज मूर्ति है ना कांसे की, उसमें ना ये प्यारे बच्चों बड़ी फेमस है, जिसमें भगवान शिव है ना डांस करते हुए दिखाए गए हैं। उसका भी निर्माण किसके टाइम में हुआ था, चोलों के टाइम में। भगवान शिव का नटराज डांस देखा होगा, नटराज मूर्ति है ना कांसे की, उसका निर्माण किसके टाइम में हुआ था, चोल वंश के शासकों के टाइम में उसका निर्माण हुआ था। और चोलों का टैक्स है ना कितना होता था, 1/3 होता था। स्थानीय स्वशासन के जनक थे, इनका टैक्स भी पूछा जाएगा, इनका टैक्स कितना होता था चोलों का, तो 1/3 क्या लिया करते थे, ये टैक्स लिया करते थे। और प्यारे बच्चों 2 पॉइंट और लिख लो। इनके कहते हैं व्यापारियों के समूह को ना नगरम कहा जाता था। चोलों के टाइम में व्यापारियों के समूह को क्या कहा जाता था, व्यापारियों के समूह को नगरम कहा जाता था। क्या कहा जाता था, नगरम कहा जाता था। व्यापारियों के समूह को नगरम कहा जाता था। और प्रशासन की बड़ी इकाई मंडलम और छोटी इकाई, प्रशासन की बड़ी इकाई क्या कहलाती थी, मंडलम कहलाती थी। और प्रशासन की छोटी इकाई है ना वो कुरम कहलाती थी। ये दोनों क्वेश्चन आएगा। प्रशासन की बड़ी इकाई क्या कहलाती थी,
मंडलम कहलाती थी, और प्रशासन की छोटी इकाई क्या कहलाती थी, पुरम कहलाती थी, और व्यापारियों के समूह को क्या कहते थे, नगरम कहते थे। ये 3 वंश थे, कुछ भी दिक्कत नहीं है। दोबारा बताता हूँ, राष्ट्रकूट वंश है उसका संस्थापक दंती दुर्ग था, जिसने किसकी उपाधि धारण की, मतलब कौन सा यज्ञ कराया था, हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया था। प्रमुख राजा इन किरसन प्रथम, किरसन सेकंड, किरसन थर्ड, ध्रुव और इंद्र इसके प्रमुख क्या होते थे, राजा हुआ करते थे। और इसका ना एक राजा होता था किरसन प्रथम, उसने कैलाश के जो एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। उसके टाइम में क्या हुआ, त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हो गया कन्नौज को लेकर। इनकी राजधानी मान्यखेत होती थी, और त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग किसने लिया, ध्रुव सेकंड ने भाग लिया। अंतिम राजा राष्ट्रकूट वंश का कौन होता था, किरसन थर्ड होता था। उसको किसने हराया था, जो आगे कल्याणी के चालुक्य होंगे, तेलप ने हराया। और फिर कल्याणी के चालुक्य पड़े, तेलप सेकंड उनका क्या होता था, संस्थापक होता था। और उन्होंने राष्ट्रकूट वंश के शासकों को हरवाया। एक शासक होता था सोमेश्वर, वो राजधानी है ना मान्यखेत से कहाँ ले गया था, कल्याणी ले गया। बाद में कल्याणी के चालुक्य कहलाए। एक इसी के टाइम में ना विज्ञासरा जो विज्ञानेश्वर ने जिसकी क्या की थी रचना, इसी के टाइम में हुई। और तीसरा वंश चोल जो स्थानीय शासन का जनक था, विद्यालय उसका क्या होता था, संस्थापक होता था। राज प्रथम शासक होता था, जिसने श्रीलंका के शासक महिन फिफ्थ को हराया, राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था और श्रीलंका को जीता था। एक राजा राजेंद्र क्या होता था, प्रथम होता था, जिसने पाल वंश के शासक विजयपाल को हराया था। और गंग गोड पुरम चोलपुरम क्या बनाया था, उपाधि धारण की, इसके नाम से शहर बसाया। एक चोल तालाब निर्माण करवाया था। ये प्यारे बच्चों यहाँ से आएगा। और बंदरगाह इनकी कावेरी पट्टम होती थी। अंतिम राजा राजेंद्र थर्ड होता था। बताओ क्या समझ नहीं आया, बड़ा आसान टॉपिक है। तो ये था आज का टॉपिक। और आज की क्लास है ना, आपको कैसी लगी, हर बच्चा ना कमेंट करके जरूर बताना। क्योंकि प्यारे बच्चों, मैं एक ऐसा टीचर हूं जो मानता हूं कि उसके बच्चे ही उसको अच्छा बनाते हैं। और मैं मानता हूं ये दक्षिण भारत का इतिहास थोड़ा सा टफ है, लेकिन 1 से 2 बार पढ़ोगे ना, मैं आपसे गारंटी लेता हूं, आपसे वादा करता हूं, आपको समझ जरूर आएगा। गालिब कहते थे, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही, सुनिए ध्यान से सुनिए, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो प्यारे बच्चों, लड़ना होगा, और लड़ने के बाद ही आपको क्या मिलेगी, जॉब मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही है। हर बच्चा जाते जाते कमेंट करके बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। कल आपसे हम दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए मैं यही कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और किसी भी हाल में एजुकेशन को बंद मत होने देना। वही बात है, दुनिया खैरियत नहीं हैसियत पूछती है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।